हेलो जय हिंद दोस्तों। वीडियो के शुरुआत में ही बड़ी बात बोल देता हूं कि अगर आपको इस वीडियो को देखते देखते जितने थंबनेल में टॉपिक बताए गए हैं वो अगर आपको वीडियो देखते देखते अगर तैयार नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में जाके आप गाली देके चले जाना, लेकिन वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि ये टॉपिक आप खुद जानते हो कितना वायरल कितना पॉपुलर टॉपिक है, जो कि 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। इनमें से कोई ना कोई टॉपिक 100% आएगा, तो इतने आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, हर एक डायग्राम क्लियर होगा अच्छे से, इसके टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान से देखना जैसे समझा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा मिलर का प्रयोग क्या है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जान लो कि एक वैज्ञानिक मिलर से पहले था। ठीक है, मिलर से पहले जो वैज्ञानिक था वो जानना चाहता था अब उसका क्या नाम है, उस पर भी क्वेश्चन आएगा अभी। ठीक ना, पहले मोटा मोटी तौर पे समझ लो ताकि इसे अच्छे से समझा सकूं मैं। एक वैज्ञानिक मिलर से जो पहले था उसने सोचा कि पृथ्वी की जब शुरुआत हो रही थी, जिस दौरान पृथ्वी पे जीवन था ही नहीं, उस दौरान ऐसी क्या चीज पृथ्वी पे थी जो मिल करके जीवन की उत्पत्ति की। यानी पृथ्वी पर ऐसे कौन से गैस थे, ऐसे कौन से रासायनिक पदार्थ थे जो आपस में धीरे धीरे मिल मिल करके क्या हुआ कि पहले एक कोशिकीय जलीय जीव बना, फिर धीरे 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 यहां तक डेवलप हुआ। यानी पृथ्वी पे कुल मिलाकर के जीवन की उत्पत्ति हुई। तो उस जीवन की उत्पत्ति के लिए क्या क्या ऐसे महत्वपूर्ण साधन रहे होंगे, तो उस चीज को उस वैज्ञानिक ने बताया अपने हिसाब से। ठीक है, तो वो वैज्ञानिक सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, उस बात का प्रयोग करने के लिए मिलर ने अपना एक प्रयोग दिया। मिलर ने जो वैज्ञानिक एक संभावना जताया कि शायद पृथ्वी पे ऐसा ऐसा चीज रहा होगा जिसकी वजह से जीवन की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो उसी बात को लेकर के मिलर ने क्या किया, एक प्रयोग किया। ठीक है, मिलर ने क्या किया, एक प्रयोग किया। अब मिलर ने क्या प्रयोग किया, ध्यान से समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो इस प्रयोग को समझाऊं उससे पहले एक बात जान लो कि जब पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति हुई नहीं थी ना, तो उस दौरान अमोनिया, मेथेन, ठीक ना, जल वाष्प के रूप में कुछ हाइड्रोजन पदार्थ, समझ रहे हो, कुछ वाष्प के रूप में ये सारी चीजें मौजूद थी। ये धीरे धीरे क्या हुआ, इनमें परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होने के साथ साथ अकार्बनिक पदार्थ बना लिए। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, एमिनो नाम का एसिड बनाने लगे। क्या बनाने लगे, एमिनो अम्ल। और आप जानते होंगे एमिनो अम्ल किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का करता है, प्रोटीन का करता है। इतनी सी बात जान लो कि पृथ्वी पर जब जीवन था ही नहीं तो उस दौरान ये लोग थे। ठीक है, तो धीरे धीरे इनमें रासायनिक परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होते 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 क्या हुआ, एमिनो एसिड में बदल गए। और एमिनो एसिड क्या करता है, प्रोटीन, प्रोटीन यानी डीएनए, ये सारी चीजों का निर्माण करता है। फिर ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए, एक कोशिकीय जलीय जीव में। यानी जैसे नहीं होता छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, उस तरह की चीजें पनपने लगी। समझ आई मेरी बातें। फिर उससे हमारे जीवन का निर्माण हुआ। ये कौन बता रहा है, ये मिलर नहीं बता रहा है, ये कौन बता रहा है, बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, ओपेरियन का सिद्धांत, इसने अपने सिद्धांत में दिया था। ठीक ना, ये जो ओपेरियन का सिद्धांत है और मिलर का जो प्रयोग है, ये दोनों एक दूसरे से लेना देना है। ठीक है, तो जैसे बता रहा हूं ध्यान से समझना, पेशेंस रखना। ठीक है, 100% समझ आएगा। तो सबसे पहले ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो ये बात तो आपको समझ आ गया कि ओपेरियन ने 1924 में एक अवधारणा दी, एक सिद्धांत दिया, और उस सिद्धांत में उसने बताया कि जिस समय पृथ्वी पर कुछ नहीं था उस समय कुछ चंद गैसेस थे, और ये चंद गैसेस ज्वालामुखी से और बादलों में जो बिजली कड़कती है उससे ऊर्जा पा करके ये लोग अभिक्रिया किए। अभिक्रिया करके क्या बना लिए, एक कार्बनिक पदार्थ बना लिए, एमिनो नाम का एसिड बना लिए। और ये एमिनो एसिड क्या करता है, आगे चल करके प्रोटीन, डीएनए, इन सारी जैसी चीजों का निर्माण करने लगता है। इस तरह से जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। ये कौन बोल रहा है, ओपेरियन अपने सिद्धांत में बोल रहा है। समझ आई मेरी बातें, ये अपने सिद्धांत में बोल रहा है। तो ये जो बोला तो उस चीज को वो लोग प्रयोग करना चाहते थे। कौन, मिलर। मिलर जो था अपना एक प्रयोग दिखाना चाहता था कि अगर ऐसा है तो क्या अगर हम लैब में उस तरह का वातावरण दे दे तो क्या एमिनो नाम का अम्ल बन जाएगा और फिर उसका प्रोटीन जैसी चीजें बनेंगी क्या। तो यहां पे ध्यान से देखो, मिलर ने अपने प्रयोग में किया क्या, उस मिलर ने अपने प्रयोग में इस गोल पेंदी का एक फ्लास्क लिया। इस तरह से दिख रहा है, एक गोल पेंदी का क्या लिया दोस्तों, फ्लास्क लिया। और उस गोल पेंदी के फ्लास्क में क्या डाल दिया, वही सेम चीज डाल दिया जो ओपेरियन अपने प्रयोग में बता रहा था। जैसे मेथेन, अमोनिया, पानी के वाष्प। अब पानी के वाष्प कहां से आएंगे, इधर से पानी का वाष्प आएगा। यहां से एक पाइप लगा दिया, एक पाइप लगा करके यहां फिर से पानी भर दिया एक फ्लास्क में। एक फ्लास्क में क्या भर दिया, पानी भर दिया। और यहाँ क्या लगा दिया, यहाँ क्या लगा दिया, बर्नर से गर्म करने लगा। गर्म करेगा तो पनिया भाप बनेगा, भाप बन करके पनिया जाने लगा, भाप बन करके जाने लगा। यहाँ भाप आ गया, कौन आ गया, पानी, H2O किस रूप में, वाष्प रूप में मिल गया। अंदर पहले से कौन मौजूद था, CH4, NH3, ये सारी चीजें
CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह की चीजें अंदर मौजूद थी। और हमें क्या चाहिए था? पानी का वाष्प चाहिए था। पानी का वाष्प इधर से आ गया, मिल गया भैया। अब मिलने के बाद क्या चाहिए था कि इसको बहुत ज्यादा एनर्जी देना था इसके अंदर, यानी बहुत ही ज्यादा ऊर्जा चाहिए थी। तो लगभग सुनोगे तो चौंक जाओगे, बाप रे बाप, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगाया गया है और इलेक्ट्रिक स्पार्क कराया जाता था, यानी ऊर्जा दिया जाता था। यहाँ पे देख रहे हो ना, बिजली की शॉक दी जाती थी, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न हो। समझ रहे हो? यहाँ पे बिजली की शॉक दी जाती थी, लगभग यहाँ टेम्परेचर उत्पन्न हो जाता था 700 डिग्री सेल्सियस के आसपास का। कितना? 700 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर उत्पन्न हो जाता था, जिसकी वजह से फिर यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया होने लगती थी। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद ये जो गैस थे, सभी गैस है, देख लो, एक खुद गैस है, एक खुद गैस है, एक खुद गैस है। हाँ, मेथेन क्या है? गैस है। अमोनिया क्या है? गैस है। CO क्या है? गैस है। और पानी जो था वो वाष्प में बदल के आया, तो ये भी एक तरह का गैस है। तो ये सब गैस आपस में मिल गए। ठीक है, ऊर्जा पा करके जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क कराया गया, शॉक दिया गया, यहाँ पे उच्च वोल्टेज दिया गया, लगभग 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उत्पन्न होता था यहाँ पे। तो इतना जब वोल्टेज दिया गया मेरे भैया, तो उसकी वजह से एनर्जी पा करके गैस क्या हुआ, आपस में एक मिश्रण होकर के, एक आपस में मिश्रण होकर के वो नीचे की तरफ जाने लगे। यहाँ पे दिख रहा है, नीचे की तरफ जाने लगे। और नीचे की तरफ ये जो गुलाबी कलर में दिख रहा है, ये संघनित्र है। संघनित्र का मतलब होता है यहाँ ठंडा पानी रखा है, यहाँ ठंडा पानी भरा गया है। अब जब ठंडा पानी के पास गैसवा आएगा, तो जानबा करते हो, गैस जब ठंडाएगा तो लिक्विड में बदल जाएगा, गैसवा जब ठंडाएगा तो लिक्विड में बदल जाएगा। तो ये गैसवा नीचे जाने लगा। अब नीचे जाने लगा तो किस में हो गया? लिक्विड में बदल गया। किस में बदल गया? लिक्विड में बदल गया। और यू शेप का, ये जो यू शेप का ट्यूब दिख रहा है, यू शेप का जो ट्यूब दिख रहा है, इस ट्यूब में गाढ़े लाल रंग का, किस रंग का? गाढ़े लाल रंग का एक द्रव इकट्ठा होने लगा। गाढ़े लाल रंग का द्रव इकट्ठा होने लगा। और ये गाढ़े लाल रंग का जो द्रव था, ये ध्यान से जब देखा गया तो और कुछ नहीं बल्कि एमिनो अम्ल था। अरे बाप रे बाप! ठीक है, ये क्या था? एमिनो एसिड था। समझ आई मेरी बातें? कुछ दिनों बाद, लगभग कितना दिन हो गया, लगभग 1 हफ्ते बाद जब वहां पे देखा गया, कुछ दिनों बाद देखा गया, तो धीरे धीरे क्या इकट्ठा हो गया था? लाल रंग का तरल पदार्थ इकट्ठा हो गया था। और उसे जब ध्यान से देखा गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, तो ये कुछ और नहीं बल्कि एमिनो अम्ल था। और यही एमिनो अम्ल आगे जाकर के प्रोटीन, DNA, ये सारी चीजों का निर्माण करने में भूमिका निभाता है। इसका मतलब ये पता चल गया कि जो पीछे का 1924 में जो वैज्ञानिक था, समझ रहे हो, 1924 में जो वैज्ञानिक ने अपनी सिद्धांत दिया था, वो बिल्कुल सही सिद्धांत था। समझ आई मेरी बातें? तो मिलर ने अपने प्रयोग से उस सिद्धांत की पुष्टि कर दी कि उस बंदे ने जो बोला था वो बिल्कुल सही बोला था। अब बताओ, मिलर का प्रयोग समझ आया? अब मिलर के प्रयोग को समझने के साथ साथ उस वैज्ञानिक का सिद्धांत समझ गया। सही बोला कि नहीं? अब देखो, डायग्राम तो बना ही लोगे। जैसे ही डायग्राम बनाओगे तो मिलर का प्रयोग लिखना पड़ेगा। तो प्रयोग में क्या लिखोगे? इस प्रयोग का उद्देश्य यह पता लगाना था कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी। इस प्रयोग का मेन मोटिव यह था कि पृथ्वी पे जीवन की एक्चुअली में शुरुआत कैसे हुई होगी। ठीक है, तो उन्होंने प्रयोगशाला में प्रारंभिक पृथ्वी जैसा वातावरण बनाने की कोशिश की है। यहां पे समझ रहे हो, जैसा वो वैज्ञानिक बोल रहा था। ठीक है, तो पृथ्वी जैसा प्रारंभिक शुरुआत में जब जीवन नहीं था, उस दौरान पृथ्वी का जो वातावरण था, उस तरह का वातावरण यहां बनाया गया। और एक बंद कांच के अंदर ध्यान से समझो, पानी, मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस भरी गई और पानी को गर्म करके ताकि भाप बन जाए, और उसके ऊपर गैस के साथ मिला दिया गया। ठीक है, यहां से पानी गर्म होकर के भाप बन करके इस गैस के साथ मिल गया। ठीक है, तो दोनों फ्लास्क का एक्स को बनाओगे तो यहां से ऐसे घुमा देना, ऐसे गोला कर देना, यहां कर देना, इस तरह संघनित बनाकर यू शेप बना देना, तैयार। ठीक है, यहां तक हुआ। ठीक है, तो पानी का भाप मिला दिया गया उन गैसों के साथ, यहां तक क्लियर हुआ। फिर बिजली की चिंगारी छोड़ी गई। बिजली की क्या छोड़ी गई? चिंगारी छोड़ी गई, और बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर था उसका, याद रखना। ठीक है, बिजली की चिंगारी छोड़ी गई, जैसे आकाश में बिजली कड़कता है ना, उसके भांति। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद जब देखा गया, तो जो द्रव था अभिक्रिया करके नीचे यहाँ पे ठंडा होकर के क्या हुआ? लिक्विड में एकत्रित होने लगा। ठीक है, एमिनो नाम के अम्ल पाए गए, जो प्रोटीन के निर्माण की मूल इकाई होती है, इसे ही मिलर का प्रयोग कहते हैं। तो इससे यह सिद्ध हो गया दोस्तों, कि जीवन की उत्पत्ति कहीं ना कहीं कार्बनिक रासायनिक पदार्थों से मिलकर के हुई है। उसकी बहुत बड़ी भूमिका है रासायनिक पदार्थों की। समझ आई मेरी बातें? तो मिलर का प्रयोग क्लियर हुआ। अब जब मिलर का प्रयोग क्लियर हो गया तो इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक ना। मिलर का प्रयोग क्लियर होने के बाद ये जो अगला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित ओपिरियन के सिद्धांत को समझाइए। ठीक है,
ओपेरिन भी कहते हैं और ओपेरियन भी कहते हैं, ठीक ना। तो ये 2026 में आने का चांसेस भरपूर है, 5 अंक का प्रश्न है, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ओपेरियन का सिद्धांत क्या है, वो जो अभी तक मैंने बताया वही चीज है। देखो, जब पृथ्वी पे जीवन नहीं था तो उस समय इस तरह का वातावरण हुआ करता था, समझ रहे हो, इस तरह का वातावरण हुआ करता था। जैसे पानी भाप बन करके उसमें अभी गया था ना दूसरे वाले डबवा में, उसी तरह यहाँ पे जो ये तुम्हारा समंदर वगैरह है ना, ये ज्वालामुखी या फिर चिंगारी, इन सारी चीजों से एनर्जी लेता था। कौन? ये। और जल वाष्प निकल जाता था, जल वाष्प ऊपर भाप बन करके उड़ जाता था। इन सारी चीजों को कौन बता रहा है? ओपेरियन अपने सिद्धांत में, ध्यान से समझो। कह रहा है कि रूसी वैज्ञानिक ओपेरियन ने सन 1924 ईस्वी में जीवन की उत्पत्ति के संबंध में रासायनिक उत्क्रांति का सिद्धांत दिया। रासायनिक उत्क्रांति का सिद्धांत दिया। उसके बोला कि जीवन के पीछे कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रियाओं का हाथ है। कहते हैं ना, दया कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से समझना, तो इसे ओपेरियन हालैंड का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, क्या बताया उसने, सुन लो एक बार। अब तो जान ही गए हो जो मैंने बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार शुरुआत में जब पृथ्वी प्रारंभ में रही होगी, जिस समय जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई होगी, उस समय की बात कह रहा है कि प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण शायद उस दौरान मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जल वाष्प, जो जल वाष्प बन के ऊपर जा रहा है, देखो जल वाष्प बन के ऊपर जा रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना चित्र में। और यहाँ पे देखो, ये जल हो गया, ये अमोनिया हो गया, ये मेथेन हो गया। समझ आई मेरी बात? ये जल वाष्प हो गया, अमोनिया हो गया, मेथेन हो गया, ठीक है। हाँ, उपस्थित थे तथा मुक्त ऑक्सीजन अनुपस्थित था। उस समय मुक्त रूप से ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हम लोग सांस ले रहे हैं, उस समय वातावरण में ऑक्सीजन नहीं था। ये कह रहा है कि उस समय ऑक्सीजन नहीं था, अनुपस्थित था। अनुपस्थित का मतलब उस समय ऑक्सीजन नहीं था। उस समय बिजली की चमक, ये जो बिजली की चमक पड़ती है बादलों में से, बिजली की चमक, पराबैंगनी किरणें जो सूरज से निकलती है, ठीक है, और ज्वालामुखी की उष्मा, जो ज्वालामुखी फटता है तो यहां से बहुत गर्मी निकलती है ना, गर्मी यानी उष्मा, ज्वालामुखी की उष्मा, पहला ज्वालामुखी की उष्मा, बिजली की, समझ रहे हो ना, बिजली की कड़क से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, 2 हो गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ज्वालामुखी की उष्मा, गर्मी, वहां से निकलने वाली ऊर्जा, बिजली से निकलने वाली ऊर्जा, क्लियर हुआ। अब पराबैंगनी किरणों से निकलने वाली ऊर्जा, 3 ऊर्जा का इस्तेमाल करता था, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ज्वालामुखी उष्मा जैसे ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल हुआ करता था, ठीक है। और उन स्रोतों के इस्तेमाल से, प्रभाव से सरल अकार्बनिक पदार्थ के बीच रासायनिक अभिक्रिया होने लगी। इन लोगों के बीच क्या होने लगी? इन लोगों के बीच क्या होने लगी? रासायनिक अभिक्रिया होने लगी। क्या होने लगी भैया? रासायनिक अभिक्रिया होने लगी। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एमिनो अम्ल बन गया। क्या बन गया? एमिनो अम्ल, शर्करा आदि जैसी कार्बनिक पदार्थ बनने लगे, ठीक है। पहले क्या था? अकार्बनिक था, और ये अकार्बनिक से कन्वर्ट हो गया किसमें? कार्बनिक पदार्थों में। किसमें कन्वर्ट हो गया? कार्बनिक पदार्थ बनाने लगे। क्या बनाने लगे? कार्बनिक पदार्थ बनाने लगे। कार्बनिक पदार्थ में कौन? एमिनो अम्ल, शर्करा जैसी चीजें बनने लगी पृथ्वी पर। फिर उसके बाद ध्यान से समझना, फिर उसके बाद कहता है कि जो महासागर हैं, महासागरों में जटिल यौगिक परिवर्तित होने लगे, अनंत सूक्ष्म जीव उत्पन्न होने लगे। अनंत सूक्ष्म जीव क्या होने लगे? महासागरों के अंदर उत्पन्न होने लगे। जैसे आपने सुना ही होगा, एक कोशिकीय जलीय जीव, एक कोशिकीय जलीय जीव, जैसे अमीबा हो गया, समझ रहे हो, एक कोशिकीय जलीय जीव जैसी चीजें उत्पन्न होने लगी। फिर उसके बाद पृथ्वी पे जीवन की किस तरह से इकाइयां आगे बढ़ी, तो आप जान ही रहे हो। ये तो बहुत रिवॉल्यूशन हुआ करोड़ों साल में, एक कोशिकीय जलीय जीव से बहुकोशिकीय में, फिर क्या कहते हैं जल से बाहर रहने वाले जीव, फिर धीरे धीरे इंसान, समझ रहे हो, इस तरह से रिवॉल्यूशन आया, ठीक है। तो ये सारी चीजें इतना दिमाग में रख लो, तो ये बात आपको समझ आ गया होगा ओपेरियन का सिद्धांत क्या है। ओपेरियन ने सिद्धांत में अपने बस इतना जानना चाहा कि पृथ्वी की शुरुआत में जैसा वातावरण था, उस दौरान, जिस दौरान जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उस दौरान क्या ऐसा चीज हुआ होगा जिससे जीवन पनपा, ठीक है। तो उसी का एक लेखा जोखा बताया भाई कि उस दौरान क्या था? अमोनिया था, मेथेन था, और जो जल था वो वाष्प के रूप में भाप बन करके ऊपर निकला। फिर ये तीनों क्या हुए? ऊर्जा पा करके अभिक्रिया करने लगे, अभिक्रिया करके कार्बनिक पदार्थ बना लिए। कार्बनिक पदार्थ कौन? एमिनो अम्ल, शर्करा जैसी चीजें बनाने लगे। और ये क्या होते हैं? प्रोटीन, डीएनए जैसे निर्माण की भूमिका में भाग लेते हैं, ठीक है। और ये आगे चल करके महासागरों में क्या हुआ? छोटे छोटे जीवाणु, सूक्ष्म जीव उत्पन्न होने लगे, जैसे एक कोशिकीय जलीय जीव, समझ रहे हो, और उससे जीवन की शुरुआत हुई। ये बात ओपेरियन ने अपने सिद्धांत में बोला। और यही सेम चीज, यही सेम वातावरण रख करके किसने मिलर ने अपने प्रयोग में दिखा दिया। बस ये दोनों है, तो दोनों क्लियर हुआ। अगर दोनों क्लियर हुआ तो अगला प्रश्न है, आईवीएफ तकनीक पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है आईवीएफ तकनीक, ठीक है। आईवीएफ क्या होता है आपको पता है? निसंतानता जो होता है, जैसे मान लो सपोज दैट एक पति है, एक पत्नी है, ठीक है,
वो कितनों सेक्स कर रहे हैं, सेक्स करने के दौरान क्या हो रहा है कि पति का स्पर्म और पत्नी का ओवम मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि जन्म कर रहे हो, जब तक निषेचन नहीं होगा, जब तक फ्यूजन नहीं होगा, जब तक टकराएंगे नहीं, जब तक हुलू लुलू नहीं होगा, तब तक लुलू लुलू पैदा नहीं होगा, ठीक ना। जब तक हुलू लुलू नहीं होगा तब तक लुलू लुलू पैदा नहीं होगा। तो जब ये इन लोगों सेक्स करेंगे तो सेक्स के दौरान लड़का तब पैदा होगा जब लड़कवा का स्पर्म और लड़किया का जब ओवम है, समझ रहे हो, ये दोनों हुलू लुलू करेंगे, यानी दोनों टकराएंगे, जब फ्यूज हो जाएंगे तब आगे संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया चलती है। तो जब किसी कारणवश निसंतानता, निसंतानता का मतलब होता है किसी कारणवश अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो क्या होता है, एक तकनीक होती है, उसे कहते हैं आईवीएफ तकनीक, ठीक है। आईवीएफ तकनीक में क्या होता है, लड़किया का ओवम निकाल दिया जाता है और लड़कवा का स्पर्म निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इसको बाहर अंदर भ्रूण यानी गर्भ के अंदर, यानी समझ रहे हो, शरीर के अंदर न फ्यूजन करा के न हुलू लुलू करा के बाहर में हुलू लुलू कराया जाता है, समझ रहे हो, बाहर में हुलू लुलू कराया जाता है कांच के अंदर में, ठीक, कांच के अंदर, कहां, कांच के अंदर एक फ्लास्क में। तो ध्यान से देखो, वही चीज यहां लिखा हुआ है कि आईवीएफ तकनीक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, यही है ना। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत सिंपल सी चीजें हैं आईवीएफ तकनीक। आईवीएफ का फुल फॉर्म यहां दे दिया है, ठीक है, ध्यान से समझ आया। इसे परखनली शिशु तकनीक भी कहते हैं, परखनली, परखनली में किया जाता है सब चीजें, ठीक है। इस तकनीक में स्त्री का अंडाणु निकाला जाता है और पुरुष का शुक्राणु निकाला जाता है, और इन दोनों का निषेचन जो है शरीर के अंदर नहीं बल्कि शरीर के बाहर किया जाता है। और कहां कराया जाता है, कांच के प्लेट में या फिर टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब बेबी भी पूछा जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी यही है, समझ रहे हो, कराया जाता है। तो निषेचन के बाद भ्रूण को, ध्यान से समझना, निषेचन, फिर निषेचन जब हो जाता है तो जब भ्रूण बन जाता है, जाइगोट बन जाता है, तो उसको 2 और 8 कोशिका अवस्था में स्त्री के गर्भ में फिर से डाल दिया जाता है। स्त्री के गर्भ में क्या किया जाता है, फिर से डाल दिया जाता है, वहीं पे उसका संतान का यानी हुलू लुलू का विकास होता है। समझ आई मेरी बातें, यही आईवीएफ तकनीक है। अब बताओ दिमाग से निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। जब क्या होता है कि पुरुष का शुक्राणु और महिला का अंडाणु अगर शरीर के अंदर नहीं बल्कि शरीर के बाहर ले जा करके किसी कांच के परख नली में अगर उसका क्या कहते हैं फ्यूजन यानी निषेचन कराया जाता है, और जब 2, 4, 8 कोशिकाओं में बदल जाती है तो उसे भ्रूण कहते हैं। जब भ्रूण बनने लगता है तो उस दौरान उसी को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसी दौरान क्या होता है, गर्भ में फिर से डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये तकनीक क्या कहलाता है, आईवीएफ तकनीक कहलाता है। याद रखिए, ये तकनीक क्या कहलाता है बच्चा, आईवीएफ तकनीक कहलाता है। समझ आई मेरी बातें। तो वहीं पे उसका भ्रूण में दोबारा गर्भ में क्या कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है, और वहीं उसका विकास होना शुरू हो जाता है, वहीं ये हुलुलुलु डेवलप होना शुरू हो जाता है। यह तकनीक उन दंपतियों के लिए उपयोग में होता है जो प्राकृतिक रूप से संतान प्राप्त नहीं कर पाते, प्राकृतिक रूप से संतान प्राप्त, सेक्स के दौरान संतान प्राप्त नहीं कर पाते, ठीक है। इस विधि को सहायक प्रजनन तकनीक यानी ART भी कहा जाता है, ठीक है। इस विधि को क्या कहा जाता है, सहायक प्रजनन तकनीक कहा जाता है। तो आईवीएफ तकनीक पर टिप्पणी लिखने के लिए देगा तो लिख पाओगे, टेस्टी ट्यूब बेबी बोलेगा तो भी आप समझ जाओगे। गुड, वेरी गुड। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बायोपायरेसी पर उदाहरण लिखिए। बायोपायरेसी क्या है, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि बायोपायरेसी क्या है। पायरेसी शब्द से ही समझ गए होगे, जैसे नहीं होता है कि पिक्चर उच्चर क्या कहते हैं रिलीज होता है तो उसका पायरेसी निकल जाता है, गूगल पे जाकर के हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन कोशिश तो बहुत करता है पिक्चर वाला कि भाई हमारा थिएटर में चलता रहे, लीक ना होने पाए, कोई चोरी करके इंटरनेट पे ना डाले, समझ रहे हो, ये क्या है, पायरेसी एक तरह की। तो उसी तरह यहां पे देख सको बायोपायरेसी। अब बायोपायरेसी, बायो से रिलेटेड पायरेसी, तो क्या है, ध्यान से समझो। बायोपायरेसी वह प्रक्रिया है जिसमें किसी देश के जैविक संसाधन या पारंपरिक ज्ञान के बिना अनुमति या उचित लाभ वितरण के व्यावसायिक प्रयोग किया जाता है। अब यहां पे जो मैंने पढ़ा है वो नहीं समझे होंगे, लेकिन अब आपको आसान भाषा में समझाता हूं। जैसे मान लो सपोज दैट भारत में नीम का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, हल्दी हो गया, ये सारी क्या है, भारत की परंपरागत विरासत है, भारत की परंपरागत विरासत है औषधि के रूप में, ठीक है। तो कई विदेशी लोग ने चाहा कि मैं इसे पेटेंट करवा लूं, पेटेंट करवा लूंगा तो मेरे नाम पे हो जाएगा सब चीज, कि हमने सब चीज बताया इसके बारे में, ठीक ना। तो इसके ऊपर भारत ने क्या किया, बहुत ज्यादा रोक भी लगाया। ठीक तरह की ये चीजें हैं। तो यहां पे क्या होता है कि किसी भी चीज को क्या होता है कि दूसरा कोई कभी कभी बिना इजाजत के, समझ रहे हो, या फिर जबरन या जो भी चीज करके वो क्या करता है, अपने ऊपर पेटेंट कराने की कोशिश करता है, एक दुरुपयोग करता है। तो ये क्या है बायोपायरेसी, अब थोड़ा सा पढ़ूंगा तो ज्यादा समझ आएगा। तो बायोपायरेसी वह प्रक्रिया है जिसमें किसी देश के जैविक संसाधन या पारंपरिक ज्ञान का बिना अनुमति लिए
उचित लाभ या वितरण के व्यवसायिक उपयोग किया जाता है। जैसे जैसे मान लो किसी से बिना अनुमति लिए हम लोगों ने क्या किया, अपने लाभ के लिए उसका इस्तेमाल करने लगे बिना अनुमति के, तो एक तरह की पायरेसी है कि नहीं, समझ रहे हो। तो यहां पे व्यवसाय करने लगे। प्रायः विकसित देश या बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील देशों की वनस्पति, औषधि, पौधों तथा पारंपरिक उपचार विधियों पर पेटेंट करवाना चाहती है। समझ रहे हो। कभी कभी क्या होती है कि जो बहुत ही विकासशील देश होते हैं, बहुत ही पावरफुल जो कंट्रियां होती हैं, वो लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत छोटे मोटे देश हो गए, बहुत छोटे पारंपरिक देश हो गए, जहां पे बहुत परंपरागत या औषधि या फिर बहुत ही इस तरह की चीजें हैं, तो उसका क्या करते हैं, बड़े जो देश होते हैं, बड़े जो देश होते हैं उनको कुछ थोड़े पैसे दे करके ज्यादा मुनाफा के चक्कर में क्या करते हैं, उस चीज को कह देते हैं कि इसे मैं पेटेंट करवा लेता हूं। पेटेंट कराने का मतलब होता है कि अब मैं अपने नाम पे कर लेता हूं। समझ आई मेरी बात है। पेटेंट का मतलब होता है मेरे नाम पे, अब इस पे जो भी कुछ होगा वो मेरा नाम जाएगा इस पे, कि हाँ इन्होंने खोजा, सबसे पहले जानकारी इस वनस्पति के बारे में की है, इस तरह का औषधि है, इस तरह का काम करता है, तो उसके ऊपर जब वो पेटेंट करा लेगा तो अपने वाहवाही बटोरेगा। जो परंपरागत, जो परंपरा से कई सदियों से चले आ रहे हैं, जो पुराने लोग, पुराने जमाने के लोग, कि हाँ ये काम करता है, इस बीमारी में काम करता है, और बड़ा देश आया, वो जान गया कि हाँ यार ये तो सही बोल रहा है, लेकिन एक गरीब तबका है, एक काम करते हैं इसको कुछ पैसा दे देते हैं और उसके बारे में जो जानकारी है वो अपने नाम करवा लेते हैं, पेटेंट करवा लेते हैं। अब समझ आ रही है मेरी बातें, बायोपायरेसी। ठीक है, वनस्पति, औषधि, पौधे, पारंपरिक उपचारों, विधियों पर पेटेंट करवा लेते हैं, जिससे स्थानीय समुदायों की उनका अधिकार और आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता है। जो समुदाय होते हैं, ठीक है, जो गरीब तबके, उनको उसका लाभ अच्छे से नहीं मिल पाता है। समझ आई मेरी बातें, ध्यान से समझो। इसका प्रसिद्ध उदाहरण एक है कि भारत में नीम हो गया, हल्दी हो गया, इन पर विदेशी कंपनियों ने कोशिश किया पेटेंट कराने के लिए, पेटेंट कराने का बहुत प्रयास किया, जिसे भारत ने कानूनी कार्रवाई के माध्यम से निरस्त करा दिया। भारत ने कानूनी कार्रवाई करके उस पर रोक लगा दिया। अतः बायोपायरेसी जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान के शोषण का एक रूप होता है। ठीक है, कभी भी कोई पूछे कि बायोपायरेसी का मतलब क्या है, छोटे से शब्दों में जवाब दो, तो ये छोटा सा शब्द यहाँ पे है तुम्हारा, ये दिख रहा होगा कि बायोपायरेसी जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान के शोषण का एक रूप होता है। शोषण मतलब समझ रहे हो, जिसका दुरुपयोग किया जाता है। ठीक है, जिससे नियंत्रक हेतु अंतरराष्ट्रीय, तो इससे नियंत्रण के लिए यानी इसके रोकथाम के लिए एक अंतरराष्ट्रीय क्या बना दिया गया, नियम बना दिया गया। अब समझ आई मेरी बातें, बायोपायरेसी। अब ध्यान में रहेगा ना कि छोटे मोटे समुदाय जो होते हैं, कबीले जो होते हैं, वो लोग बड़ा औषधि का निर्माण करते हैं भाई, बहुत खोजबीन करते हैं, ठीक ना, उन्हें बहुत सारी औषधियों के बारे में पता होता है। पुराने जमाने के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, साधु हुआ करते थे, अभी भी हमारे देश में बहुत सारी औषधियों के बारे में ज्ञान है, आप देखते ही होंगे। एक होता है ना आयुर्वेदिक दवाएं, ये सब क्या है, औषधियां से बनी हुई है। तो यही चीज क्या करते हैं कि वो लोग विकासशील देश क्या करते हैं, पता लग जाता है कि हाँ ये चीज में काम आता है, उपयोग आता है, तो वो क्या करते हैं, उनसे या जबरन या चोरी से, चोरी छुप के या बिना अनुमति के, या फिर क्या बोलते हैं उसको, कुछ पैसे, चंद पैसे दे करके वो अपने नाम करवा लेते हैं कि इस चीज के बारे में हमने बताया है। ये है बायोपायरेसी। समझ आई मेरी बातें, क्लियर हुआ। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, बायोगैस संयंत्र की संरचना के साथ इसका वर्णन करना है। तो बायोगैस वाला आपको पता ही है, 5 नंबर में 100% चिपकाता है। तो बायोगैस क्या है आपको पता ही होगा। देखो बायोगैस से क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा गोबर गैस हो गया, गोबर से बिजली पैदा करना, गोबर से ऊर्जा पैदा करना। समझ आए मेरी बात है। तो यही सारी चीजें हैं, तो इसे थोड़ा एकदम बढ़िया से समझना होगा ना, 12th क्लास में हो ना, तो आपको भाई सही से लिखना पड़ेगा ना। तो आप जान लो बायोगैस होता क्या है, ध्यान से समझो। कह रहा है कि बायोगैस वह गैस होता है जो गोबर, कृषि अवशिष्ट आदि कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनाई जाती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें मैंने गोबर डाल दिया, खाद डाल दिया, बहुत सारी चीजें डाल दी, तो उससे क्या होता है, ढक दिया, और इसमें ऑक्सीजन ना जाने पाए, ऑक्सीजन बाहर से न जाने पाए, तो इसमें एक गैस उत्पन्न होता है। ज्यादातर किस रूप का गैस उत्पन्न होता है, मेथेन उत्पन्न होता है, पता ही है। कचड़े उचड़े में देखते हो ना, मेथेन गैस उत्पन्न हो जाता है, और ये मेथेन गैस जाहिर बात है ज्वलनशील होता है। ज्वलनशील यानी माचिस मार दो जल जाएगा, तो एक तरह की ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है ना ये गैस। तो बायोगैस क्या होता है, ध्यान से समझो, वही चीज यहाँ बताया गया है, ठीक ना, एकदम डिटेल में बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। बायोगैस वह गैस है जो गोबर से बनाई जाती है, ठीक है, गोबर, कृषि अवशिष्ट पदार्थों से के अपघटन से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, बनाई जाती है। और इससे जो गैस मुख्य रूप से निकलता है वो क्या होता है, मेथेन निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। इससे मुख्य रूप से कौन सा गैस निकलता है, मेथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। इसका
इस गैस की संरचना की कार्यविधि देख लीजिए, ध्यान से समझिए। इसमें क्या होता है, पहले गोबर और पानी मिला करके एक घोल तैयार किया जाता है, ठीक है। गोबर और पानी का एक घोल तैयार किया जाता है। गोबर और पानी का क्या किया जाता है, घोल तैयार किया जाता है, और उस घोल को तैयार होने के बाद यहाँ पे एक पाइप के जरिए अंदर भेज दिया जाता है, और ये बहुत ही ठोस होता है, पत्थर का होता है, या कह लो कि जैसे होता है ना कि एक कुआं टाइप का खन दिया गया, उस टाइप का मजबूत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो उस घोल को पाचन टैंक में पहुंचाने के लिए उस घोल को एक पाचन टैंक में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि यह भूमिगत पक्का टैंक होता है, ये भूमिगत पक्का टैंक होता है, पक्के का बना होता है, ठीक है। भूमिगत पक्का टैंक होता है जहां अवायवीय जीवाणु कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर गैस उत्पन्न कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो उत्पन्न गैस होता है, ये जो गैस उत्पन्न होता है, उस गैस उत्पन्न को क्या कर लेते हैं, एक जगह पे इस तरह से एकत्रित कर लिया जाता है। इस उत्पन्न गैस को क्या कर लिया जाता है, एक जगह पे एकत्रित कर लिया जाता है। और एक तरफ आप देख सकते हो वो जो बचा हुआ पदार्थ होता है, याद रखना, बाहर निकालने के बाद जो बचा हुआ पदार्थ हो, अब गैस तो बन गया, गैस बनने के बाद जो बचा हुआ फालतू का चीज हो गया, वो खाद के लिए उपयोग में ला लिया जाता है, खेतों में खाद माद के लिए। समझ रहे हो मेरी बातें? तो ये बायोगैस है, ठीक है। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल भाषा में आपको समझा दिया, यहां तक क्लियर होना ही चाहिए आपको। अगला प्रश्न होता है कि फाइलेरिया या फिर हाथी पांव पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। हाथी पांव नाम का एक रोग होता है, आप ये वाला जरूर देखा होगा, इस तरह का बहुत लोग का पैर और कि क्या होता है, किसी लोग का इस तरह का पैर क्या होता है, बहुत हाथी के पैर जैसा दिखने लगता है। समझ रहे हो? बहुत ही ज्यादा इसमें क्या कहते हैं, सूजन हो जाता है, एक चमड़ी यानी चर्बी भर जाती है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये देख रहे हो, दोनों दिखा दिया है, ठीक ना, विदेशी का भी दिखा दिया है, इंडियन का भी दिखा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या होता है, किस वजह से होता है, एक मच्छर होता है, उसके वजह से फैलता है, ठीक है। क्या होता है, ध्यान से समझो। फाइलेरिया एक संक्रामक परजीवी रोग है, ठीक है, जिसे हाथी पांव भी कहा जाता है। यह रोग वुचेरिया बैंकक्राफ्टी नामक सूक्ष्म कृमि के कारण होता है। इसका संक्रामक मादा मतलब समझते हो ना, फीमेल, ठीक ना, मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है। इसमें मादा मच्छर जो होता है, मादा यानी फीमेल मच्छर जो होती है, उसके काटने से होता है। यह चीज किसके काटने से होता है, फीमेल मच्छर के काटने से उत्पन्न होता है, ठीक है। जब संक्रमित मच्छर यानी जो मच्छर है वो खुद संक्रमित है, ठीक है, जब संक्रमित मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसके शरीर में परजीवी के लार्वा प्रवेश कर जाते हैं। उसके शरीर में परजीवी लार्वा मतलब जैसे थूक होता है ना, उस तरह से लार्वा प्रवेश कर जाता है। और ये लार्वा जो होता है लसिका तंत्र में पहुंचकर विकसित होने लगता है, यानी और ज्यादा विकसित होने लगता है, बड़ा होने लगता है, ठीक है। और लसिका वाहिनियों को अवरुद्ध कर देता है, यानी पूरी तरह से निष्क्रिय कर देता है, खराब कर देता है, नष्ट कर देता है, जो भी कह लो, ठीक है। उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो भी प्रभावी अंग होता है, जिससे वो प्रभावित हुआ अंग होता है, चाहे वो हाथ हो, चाहे वो पैर हो, जिससे भी प्रभावित हुआ हो अंग, जो भी, चाहे हाथ प्रभावित हो सकता है उसके काटने से, हाँ, उसके काटने से पैर हो सकता है, समझ रहे हो, जिससे भी वो प्रभावित हुआ होगा, वो क्या होता है, बहुत ही धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, सूजन होने लगता है, उसमें क्या होने लगता है, धीरे धीरे सूजन होने लगता है। क्या होने लगता है बच्चा? सूजन होने लगता है, ठीक है। उसके अंगों पे क्या होता है, अत्यधिक सूजन होने लगता है, जिससे वे हाथी के पैर जैसे मोटे दिखाई देने लगते हैं। इस रोग से बचाव के लिए मच्छरों से सुरक्षा और स्वच्छता का आवश्यक होता है। समझ रहे हो? इस रोग से बचने का एक ही कारण है कि मच्छरों से सुरक्षित रहिए और स्वच्छता का ध्यान दीजिए, क्योंकि स्वच्छ रहोगे, जगह जगह पे पानी अगर डमा नहीं रहेगा, जगह जगह पे गड्ढे में पानी नहीं रहेगा, नाली ओली साफ सुथरा रहेगा, तो वहां मच्छर नहीं पनपेगा। समझ रहे हो? तो ध्यान से समझ लो, ये पूरा खेल समझ गया कि ये रोग का कारण क्या है, साला मच्छर है। समझ रहे हो? साला मच्छर है, वो भी कौन सा मच्छर? मादा मच्छर, ठीक है, याद रखना, ठीक है, याद रहेगा। आसान भाषा में बोल दो इसे, हाथी पांव वाला, तो आसान भाषा में यह है कि जो संक्रमित मादा मच्छर होता है, उसके काटने से यह संक्रमित रोग होता है। जिस जगह पे काटा होता है, उस जगह पे जो इसका लार्वा होता है, उस जगह पे क्या करता है, धीरे धीरे संक्रमित करने लगता है, और वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा सूजन उत्पन्न हो जाता है। और सूजन उत्पन्न होने के साथ साथ ये इतना बड़ा साइज हो जाता है कि देखने में लगता है जैसे हाथी का पैर हो, इसलिए इसका नाम हाथी पांव पड़ गया। समझ आई मेरी बातें? इससे बचने का कारण है अपने आसपास स्वच्छता रखिए, ठीक है, और मच्छरों से सुरक्षित रहिए, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? अगला प्रश्न जो बहुत ही पावरफुल प्रश्न है, 5 नंबर का प्रश्न है, कह रहा संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं? संक्रामक रोग क्या होता है? जो होता है ना, फैलता है, एक दूसरे से फैलता जाता है। संक्रामक रोग
से संक्रामक रोग क्या होता है उसे समझाइए, और 2 उदाहरण दे करके, कितना, 2 संक्रामक रोगों का उदाहरण दे करके लक्षण, रोकथाम की विधि भी बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा काम है संक्रामक रोग क्या होता है उसे लिखना। तो संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ आदि जैसे के कारण फैलते हैं। समझ आई मेरी बातें? और ये क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से फैलता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अब बताओ इसे क्या रटोगे, क्या याद करोगे? नहीं लिख सकते अपने से। सिंपल सी चीज है, संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो सूक्ष्म जीवों से फैलते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते जाते हैं। अगर भूल भी जाओ जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, तो मत लिखना, बस सूक्ष्म जीव लिख देना। समझ रहे हो? फिर आती है बारी कि 2 उदाहरण बोला, तो 2 उदाहरण, पहला उदाहरण मैं दे रहा हूं एड्स। एड्स क्या होता है ध्यान से समझो, जैसे ध्यान से समझो, एड्स का पूरा नाम यहां पे है, HIV का कारक है। ठीक है, अब ध्यान से समझो ये कैसे संक्रमित होता है। जैसे असुरक्षा यौन संबंध, जैसे आप देखते होंगे, जैसे आपने सुना होगा कि कई लड़के क्या होते हैं कि लड़कियों के साथ जब सेक्स करते हैं तो क्या होता है कि कोई ऐसी भी लड़की होती है, जैसे नहीं होते कि पैसा लेकर के चीजें होती है, तो क्या होता है कि कई पुरुष जाकर के सेक्स करते हैं, एक ही लड़की के साथ कई पुरुष जाकर के संबंध बनाते हैं। और उस दौरान अगर वो लड़की कई पुरुष के साथ संबंध बना रही है, अगर लड़का बिना कोंडम का यूज किया इस तरह की चीजें कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वहां पे क्या होगा, एड्स फैलेगा। एक तरीका ये हुआ, जैसे दाढ़ी उड़ी बनाते हैं तो नहीं होता है भैया कि दाढ़ी उड़ी बना रहे हैं, वही पत्ती का दोबारा यूज हो गया, तो वहां से भी हो सकता है। तो इस तरह की संक्रामक रोग फैलते हैं। ठीक ना, तो सुरक्षित यौन संबंध न होने की वजह से हो सकता है। ठीक ना, संक्रमित रक्त चढ़ाने से हो सकता है, जैसे अभी बताया ना दाढ़ी वाला। ठीक है, संक्रमित सुई से हो सकता है, जैसे एक सुई का उपयोग किए, ठीक है, उसी सुई को लगाए, उसी सुई को धो धा करके फिर लगा दिए, तो ऐसे हो सकता है। ठीक है, मां से शिशु में हो सकता है, मां में संक्रमण रोग है और वो शिशु में हो सकता है। ठीक है, अब इसका लक्षण क्या हो सकता है, देखो, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होना, बार बार संक्रमण, वजन घटना, लंबे समय तक बुखार आना, इसका ये लक्षण हो सकता है। जब ये एड्स हो जाएगा, एड्स होने से ये सारी चीजें आपको लक्षण दिखाई दे सकते हैं कि आपकी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा। ठीक है, बार बार संक्रमण होगा, ठीक है, वजन घटने लगेगा, लंबे समय तक आपको बुखार आ सकता है। तो इसका ये पहचान है। रोकथाम क्या है, सुरक्षित यौन व्यवहार करिए, यानी अगर आप सेक्स कर रहे हैं तो आप कॉन्डम जैसे चीजों का इस्तेमाल करिए। समझ रहे हो? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उससे बच जाएंगे। फिर आता है जांच हुआ रक्त का उपयोग करिए, जांच होने के बाद, ठीक है, एक बार प्रयोग होने वाली सुई का दोबारा प्रयोग न किया जाए, और सबसे बड़ी चीज की जागरूकता हो। ठीक है, अभी जैसे मैंने कॉन्डम जैसे शब्दों का प्रयोग किया, तभी कमेंट बॉक्स में बहुत लोग मजा लेने लगेंगे, अरे सर जी क्या बोल दिए। ठीक है, तो यही जागरूकता की कमी है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें जब बुक में दी है तो बोलने में क्या डर है, समझ रहे हो? तो यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा हैजा। ठीक है, तो हैजा का लक्षण क्या हो सकता है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे हैजा किसकी वजह से फैलता है जान लीजिए, दूषित जल या फिर भोजन से। ठीक है, बार बार पतले दस्त हो सकते हैं, इसका लक्षण, उल्टी आ सकती है। ठीक है, निर्जलीकरण, कमजोरी, ये हैजा होने की वजह से लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। इसका रोकथाम यह है कि स्वच्छ और उबला हुआ पानी पीजिए, भोजन को ढक कर रखिए, व्यक्तिगत स्वच्छता रखिए और टीकाकरण का इस्तेमाल करिए। समझ आई मेरी बातें? तो आज के इस वीडियो में जितना भी मैंने बताया ना, सारे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह का फिर से मैं 8-10 टॉपिक फिर से लेकर के आऊंगा। ठीक है, इस वीडियो के बाद क्या कहते हैं, रात 8 बजे मैं लाइव आ रहा हूं बायोलॉजी क्लास में, ये धमाका मचाने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम बताने वाला हूं उस लाइव क्लास में। तो जरूर 8 बजे आप लोग जुड़िएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। देखिए, अगर आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करोगे, जब मुझे अगर ऐसा लगेगा कि लाइव क्लास में बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, सीरियस हैं चीजों को समझने के लिए, तो जाहिर सी बात है मैं रेगुलर आने लगूंगा लाइव। ठीक है, जब वहां रिस्पांस नहीं मिलेगा तब थोड़ा मनोबल गिर जाता है, तो कोशिश करिए कि मेरा मनोबल गिरे ना। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी लोग सपोर्ट करिए, साथ दीजिए इस चैनल को। तो मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।